प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 4 रासायनिक बल गतिकी, जिसे हम इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, का प्रारंभ कर रहे हैं। उसका पहला टॉपिक का अध्यापन आज हम कर रहे हैं। टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर आएगा रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा था कि जब एक या अधिक पदार्थ किसी प्रक्रम के दौरान आपस में क्रिया करके नए पदार्थों में, वो भी एक या अधिक हो सकते हैं, एक या अधिक नए पदार्थों में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है। तो ये हमारा टॉपिक 1 है। अभिक्रिया के वेग को दो तरीके से मापा जाता है। पहला जो तरीका है का वाला, वो है औसत वेग। औसत तो आप जानते होंगे, गणित में आपने पढ़ा है, औसत यानी एवरेज रेट। और दूसरा हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग यानी इंस्टेंट। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम लंबे समय अंतराल में या बड़े समय अंतराल में किसी चीज को मापते हैं तो एवरेज आता है, और जब सूक्ष्म में हम मापते हैं तो उसे इंस्टेंट यानी तात्क्षणिक। जैसे आपने सुना होगा कि दौड़ में जब धावक दौड़ता है तो दौड़ने के फलस्वरूप उसकी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, तो कभी कभी उसे एनर्जी कम पड़ने के कारण चक्कर आ जाते हैं। इसीलिए दौड़ के बाद तुरंत एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए उसे ग्लूकोज हाथ में दिया जाता है, और जैसे ग्लूकोज चाटता है, उसको मुंह में लेता है, तो तुरंत एनर्जी, ग्लूकोज की एनर्जी एक्सचेंज उसकी बॉडी में हो जाती है। मुंह से ही, ये पाचन क्रिया के लिए नहीं जाएगा, सीधे मुंह से ही ब्लड में संपर्क में आ जाता है और एनर्जी जनरेट कर देता है। तो यह इंस्टेंट एनर्जी यानी क्षणिक में, कम समय में जो एनर्जी दी। इसी प्रकार कम समय के लिए, सूक्ष्म समय के लिए हम क्या करेंगे, वेग को नापेंगे। तो औसत वेग के लिए प्यारे छात्रों, हमने एक सूत्र दिया है, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर। प्यारे विद्यार्थियों, इनका एनालिसिस आप कर ले। डेल्टा का अर्थ होता है परिवर्तन। डेल्टा किस लिए दिखाया है, परिवर्तन को दिखाया गया है। और ये जो साइन बना रखा है, जिसके अंदर हमने आर दिखा रखा है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन या सांद्रण। सांद्रण क्या है, उसको इस चिन्ह द्वारा, बड़े ब्रैकेट के द्वारा दिखाते हैं, बड़े कोष्टक के द्वारा दिखाते हैं। इसके अंदर जो चीज आगे उसका सांद्रण। और आर है यहां पर रेक्टेंट से मतलब, अभिकारकों से मतलब। तो अब हो गया ना, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। कब, डेल्टा टी। डेल्टा परिवर्तन है और टी क्या है, समय है। और ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि आप देख पाते हैं, जब भी हम देखते हैं कि समय है और ये सांद्रता है, सांद्रता ऊपर की ओर बढ़ती है, समय राइट साइड की ओर बढ़ता है। यहां पर दोनों जीरो है। जीरो समय में सांद्रता माना ए थी, तो अभिक्रिया करने पर धीरे धीरे अभिक्रिया का वेग, अभिकारकों की सांद्रता घटती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो अभिक्रिया की सांद्रताओं में कमी आती है समय के साथ साथ। इस समय में कितनी आई, उस दूसरे समांतराल में कितनी आई, तीसरे समांतराल में कितनी आई, तो इसलिए माइनस हो जाती। पहली सांद्रता जो थी R1 वो ज्यादा थी और R2 कम हो गई। और डेल्टा R क्या होता है, R2 माइनस R1। डेल्टा T क्या होता है, T2 माइनस T1। तो इन दोनों के समांतराल के मध्य सांद्रता कितनी कम हुई, इसलिए कम होती है, इसलिए इसे हम माइनस में लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप एनालिसिस समझ गए होंगे कि माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन dt, या प्रोडक्ट की हम बात करें तो प्रोडक्ट पहले जीरो थे और समय के साथ साथ वो क्या हुए, बढ़े। इसलिए जैसे समय बढ़ रहा है, प्रोडक्ट जीरो से कुछ हो चुके हैं, T0 से T1 पर, तो T1 माइनस T0 हो जाएगा, पहला समांतराल। तो डेल्टा यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, बढ़ रहा है, इसलिए डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी यानी उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन है,
वो डेल्टा समय में परिवर्तन है जो, उसे क्या कहेंगे हम, अभिक्रिया का वेग। ताक्षणिक वेग को समझ लें, अभी हम उसको परिभाषा बताएंगे आपको दोनों की। ताक्षणिक वेग में वही चीजें हैं, केवल क्षणिक भर के लिए डेल्टा औसत की जगह क्षणिक इंस्टेंट, अगर कम समय के लिए हम परिवर्तन देखेंगे तो परिवर्तन भी सांद्रता में कम ही होगा, इसलिए माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी या डी कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डी टी। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, सूत्र से याद रखना है, रटू नहीं बनना, समझना है। किसी निश्चित समयांतराल में या किसी समयांतराल में अभिकारकों की सांद्रता में आई कमी, जिसको हम परिवर्तन भी कह सकते हैं, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन है, और यहाँ पे क्या हो रही, कमी आ रही, तो आई कमी या परिवर्तन, कुछ भी कहें आप। या एक समयांतराल में प्रोडक्ट यानी उत्पादों की सांद्रता में हुई परिवर्तन को, परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पे वृद्धि होती है, वृद्धि को हम अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ताक्षणिक वेग सूक्ष्म समयांतराल में अभिकारकों की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं, या सूक्ष्म समयांतराल में प्रोडक्ट की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन यानी वृद्धि को हम अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। ये प्यारे विद्यार्थियों याद रखना आपने सूत्र के माध्यम से, आज से समझ में आ गई होगी, अदरवाइज आप बार बार वीडियो को देखेंगे। उदाहरण करेंगे हम यहाँ अनुप्रयोग करेंगे। माने एक रिएक्शन है हमारे पास CO प्लस Cl2 टाइम्स 2 COCl2 के लिए औसत वेग क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट एक या दो तीन भी हो सकते हैं, कहा था शुरू में कि वेग क्या है और अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ माइनस डेल्टा CO भी है, इसके द्वारा भी हम देख सकते हैं रेट को, माइनस डेल्टा Cl2 की कंसंट्रेशन के द्वारा भी देख सकते हैं एक निश्चित समय में, या COCl2 कितना बना उसके द्वारा भी रेट को देख सकते हैं। इसी प्रकार ताक्षणिक वेग माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ CO, कितना CO का कंसंट्रेशन चेंज हुआ dt समय में, तो कम हुआ इसलिए माइनस, या डी कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन dt, या डी कंसंट्रेशन ऑफ COCl2 अपॉन dt। दूसरे रिएक्शन के लिए थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इस रिएक्शन में CO है तो कुछ आगे लिखा नहीं, तो एक ही मूल है, Cl2 के आगे भी कुछ नहीं लिखा तो एक मूल है, COCl2 के आगे कुछ नहीं लिखा तो एक मूल है, बट कई रिएक्शंस में उसके आगे मूलों की संख्या दी होती है, जिसे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। जैसे इस अभिक्रिया में N2 एक मूल है, प्लस 3S2 तीन मूल है, टाइम्स 2NH3 दो मूल बन रहे हैं, यानी एक मूल N2 और तीन मूल H2 के संयोग से दो मूल अमोनिया बन रही है। औसत वेग क्या हो जाएगा, सेम, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T, या माइनस 1/3, क्योंकि तीन मोल है तो कम और ज्यादा समय लगेगा तीन मोल के लिए, तो 1/3 यानी तीन गुना समय लगेगा, तो माइनस 1/3 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T, या 2 मोल बनना तो 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T अप्लाई हो गया है। इसी प्रकार ताक्षणिक वेग में केवल d का अंतर आएगा, बाकी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इस प्रकार परिवर्तित हो जाएंगे। अब आपके पास कोई भी रिएक्शन आती है, उसके लिए ताक्षणिक वेग या औसत वेग निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। इसके लिए रिएक्टेंट की कमी, प्रोडक्ट की वृद्धि का चार्ट आपको बता दिया गया है, सांद्रताओं पर की ओर बढ़ती है, समय राइट साइड को बढ़ता है। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया वेग का मापन कैसे किया जाता है। पहले तो हमने अभिक्रियाओं के लिए औसत वेग की गणना करी, अप्लाई किया। अब एक्चुअल आपको अगर मापन करना है कि एक अभिक्रिया की सांद्रता में अभिकारक इसकी सांद्रता इतनी थी, इतने समय पश्चात की सांद्रता इतनी रह गई, और विभिन्न समयांतरालों में आप देख सकते हैं, हमने आपके लिए एक अच्छा सा उदाहरण लिया है, आपकी पुस्तक में उदाहरण 1 है, उसको आप समझेंगे। तो अभिक्रिया के वेग का मापन आप इस उदाहरण के माध्यम से कि C4H9Cl2 यानी क्लोरोब्यूटेन की विभिन्न सांद्रताओं पर दी गई सांद्रताओं से, ये विभिन्न सांद्रताओं समयांतरालों पर, विभिन्न सांद्रताओं पर दी गई विभिन्न समयांतरालों पर, विभिन्न समयांतरालों पर दी गई सांद्रताओं से अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होगी, क्लोरोब्यूटेन, जल से क्रिया करे तो ब्यूटेनॉल बन जाएगा, के लिए विभिन्न समयांतरालों पर औसत वेग की गणना करो। समय की सारणी दे रखी प्रश्न में, समय सेकंड में है, सांद्रता मोल प्रति लीटर में है, 0 समय में हमने सांद्रता जो ली थी प्यारे विद्यार्थियों
वो ली थी 0.1 मोल। 50 सेकंड बीत जाने के बाद उसकी सांद्रता इतनी रह गई 0.0905 मोल। 100 सेकंड के बाद ये रह गई, 150 सेकंड के बाद इतनी रह गई, यानी ये 0 से 50, 100, 150, 200, फिर 300, 400, 700, 800 सेकंड में क्या क्या सांद्रता नीचे क्वेश्चन में दी गई है। आपने क्या करना है, विभिन्न समय अंतरालों पर औसत वेग की गणना करनी है। सीधे सीधे फॉर्मूला लग जाएगा E। और क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड एक ही दो दिए हैं और आप एक राइट हैंड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्लोरो ब्यूटेन का प्रयोग करेंगे हम। इस टेबल के माध्यम से हमने लिख दिया क्लोरो ब्यूटेन की T1 समय में, T1 यदि हम इन दोनों में देखेंगे तो T1 होगा, T2 हो जाएगा। इन दोनों संरचनाओं में देखेंगे तो T1 T2, इन दोनों में देखेंगे तो T1 T2, इनमें देखेंगे तो T1 T2 और सांद्रताएं T1 पर और T2 पर हो जाएगी। इस प्रकार से एक चार्ट में T1 पर विभिन्न सांद्रताएं यहाँ तक आगे ये T2 रहेगा हमेशा, T1 वहां से आगे नहीं तो T1 रहेगा। T2 समय पर सांद्रताएं इतनी चेंज हो गई, यानी इसमें अगर हम देखेंगे तो T1 पर सांद्रता T2 पे हो जाएगी। इनके बीच देखेंगे 100 और 50 सेकंड के बीच तो T2 पर सांद्रता हो जाएगी, T1 पे सांद्रता हो जाएगी। अलग अलग रेट निर्धारित करने के लिए अलग अलग वही हो जाएंगे, सांद्रताएं निर्धारित हो जाएगी। फिर समय दे रहे हमने T1 0 से 50, तो सांद्रता यहाँ थी और यहाँ हो गई, तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से केवल 50 सेकंड आ रहा है, 100 सेकंड में से 50 घटाएं तो 50 सेकंड में इस सांद्रता में से इसमें तो माइनस आएगी, कम है ज़्यादा है, कम में से ज़्यादा वो घटा रहे हैं हम। इस प्रकार ये टेबलिंग होगी, क्वेश्चन से ही है सब कुछ। फिर हमने केवल एक काम करना है, कैलकुलेशन करनी है। आर एवरेज औसत वेग, रेट एवरेज इंटू 10⁴ 10⁴ में हम गणना करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म संख्या है, हम उसको 10⁴ से गुणा कर दें तो हमारी परिपाटी के अनुसार पहले अंक के बाद दशमलव लाने की परिपाटी है, मान्यता है, इसलिए हम उसको ऐसे लाएंगे। फिर क्या होगा, गुणा 10⁴ मूल प्रति लीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हम सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर में ले रहे हैं और समय की सेकंड में, तो बटे समय है तो मूल प्रति लीटर सेकंड ऊपर जाएगा तो प्रति सेकंड हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसको कैसे सॉल्व करना है एक मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। T1 T2 माइनस T1, एक T2 सांद्रता है इन समय अंतरालों के लिए, ये T1 है, इसमें से इसको घटाना है तो ये 10 माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस है, इनको हम घटाएंगे 0.1 मूल में से 0.0905 मूल, तो उदाहरण अंतर आ जाएगा, माइनस में आएगा 0.0095 मोल प्रति लीटर। अब सेकंड हमारा यहाँ लिख दिया हमने डेल्टा आर, डेल्टा आर यहाँ सी की जगह क्या आ जाएगा, C4H9Cl, कितना हो गया 0.0095 मोल अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा 50 सेकेंड, 10 माइनस 10 = 50। इसमें अगर हम 50 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.00019, और इसको हमने 10⁴ से गुणा करना है, तो 10⁴ से गुणा करने पर 1 2 3 4, यहाँ उसके उत्तर में मिलाएंगे तो 1 2 3 4, यानी दशमलव बिंदु यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आंसर जब 1.9 × 10⁴, 10⁴ पहले ऊपर में दिया गया है इसलिए हम 1.9 यहाँ लिख दिया, 9 के बाद आप 0 भी लिख सकते हैं, 1.90। इस प्रकार से डाटा निकलेगा। एक हमने करके दिखाया, बाकी आप स्वयं करें और फिर उस पर विश्वास भी करें। प्यारे विद्यार्थी, ये था अभिक्रिया के लिए औसत वेग निकालना। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया वेग पर विभिन्न कारकों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला कारक है सांद्रता। क्या है? सांद्रता। सांद्रता में हम देखते हैं कि यदि अभिक्रिया हो रही है और उसके बीच साम्य अवस्था स्थित हो गई है, रेक्टेंट ने जितना प्रोडक्ट में बदलना था बदल गए, कुछ रेक्टेंट छूट गए वो नहीं बदल रहे हैं, अब उनके लिए एनर्जी नहीं है पर्याप्त, कुछ प्रोडक्ट बनने के कारण वो रेक्टेंट में बदल गए, उसके बाद वो भी रेक्टेंट में नहीं बदले, प्रोडक्ट के रूप में रहना चाहते हैं। जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया यानी रेक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, अग्र अभिक्रिया प्रोडक्ट से वापस रेक्टेंट भी बनते हैं, ये पश्च अभिक्रिया। जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग समान हो जाता है तो इसे साम्य अवस्था कह देते हैं। अब साम्य अवस्था स्थापित होने के बाद हम क्या करेंगे? सांद्रता को बढ़ाएंगे। सांद्रता को बढ़ाने पर क्या होगा? एक निश्चित आयतन में कणों की संख्या बढ़ जाएगी,
यानी हम एक कमरे में 10 लोग हैं, यदि हम कहेंगे कि 5 को और भेज दो तो 15 हो जाएंगे, यानी सघनता बढ़ जाएगी। एक निश्चित आयतन में कणों की संख्या बढ़ जाएगी। कणों की संख्या बढ़ेगी तो आपस में कणों में जो गति होती है वो टक्कर ज़्यादा हो जाएगी। टक्कर ही ज़्यादा होगी तो संघटन की आवृत्ति बढ़ेगी। संघटन की आवृत्ति बढ़ने से वेग बढ़ जाता है, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। अतः सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, वो भी अग्र दिशा में। प्यारे विद्यार्थियों, ताप का प्रभाव, ताप देने से क्या होगा, एक निश्चित संख्या में मूल हैं, कण हैं एक निश्चित आयतन में, यदि हम उन्हें थोड़ा सा हीटअप कर दें, ताप दे दें, तो उनमें क्या होगी, उनकी ताप के कारण वो मूवमेंट तेजी से करने लगेंगे पहले की अपेक्षा, अर्थात उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनका चलने की दर बढ़ गई। जिस समय में वो टक्करें कर रहे थे उसमें टक्करों की दर बढ़ जाएगी। एक निश्चित समय में टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी संघट्य आवृत्ति बढ़ जाएगी। संघट्य आवृत्ति बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तीसरा कार्य है प्रिय विद्यार्थियों, दाब। दाब प्रिय विद्यार्थियों ठोस पर भी असर नहीं करता, क्योंकि ठोस असंपीड्य होते हैं। द्रव भी अल्प संपीड्य होते हैं, उनको थोड़ा सा दबाया जा सकता है, इसलिए उन पर भी नगण्य होता है, इसका प्रभाव नहीं करते, हम नहीं कर सकते, या बहुत अल्प होता है, नगण्य होता है। तीसरा दाब, क्योंकि गैस है, गैस अवस्था पर बहुत ज़्यादा संपीडित होती है, प्रेस्ड हो जाती है, इसलिए गैस अवस्था के लिए दाब बढ़ाने पर क्या होगा, हमारा एक निश्चित आयतन में एक कमरे में 10/10 के कमरे में कुछ गैस के कण हैं, यदि हम उस पर दाब लगा करके प्लॉट हो उसमें और एक पिस्टन हो उसको हम 10/5 कर दें तो सघनता बढ़ जाएगी, सांद्रण बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने से सांद्रण बढ़ेगा तो आपको पता है कि अणुओं की संख्या में प्रभावी टक्करें बढ़ जाएंगी, संघट्य आवृत्ति बढ़ेगी और वेग बढ़ जाएगा। अर्थात गैसीय अभिक्रियाओं में, ठोस और द्रव अवस्थाओं में अभिक्रियाओं में दाब का प्रभाव नहीं होता, ठोस में नहीं होता, द्रव में अल्प होता है, नगण्य के बराबर, और गैस में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। गैस में दाब बढ़ाने से क्या होगा, वेग बढ़ जाएगा। चौथा प्यारे विद्यार्थियों, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करेगा, एक निश्चित ऊर्जा चाहिए कणों को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, एक आवश्यक औसत ऊर्जा से थोड़ी सी अधिक ऊर्जा, जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जब उत्प्रेरक आता है रिएक्शन में तो वो क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा के जो हमने कहा था इतना में पार करना पड़ेगा एनर्जी, वही प्रोडक्ट बनेंगे, वो सक्रियण ऊर्जा की दर को कम कर देता है, जिससे अधिक कण प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। लास्ट कारक है प्यारे विद्यार्थियों, पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से, क्योंकि अभिक्रिया करने के लिए ज़्यादा कण एक बार में उपस्थित हो पाते हैं, इसलिए ज़्यादा रिएक्शन होगी और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें, फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और लाइव भी समझ सकते हैं, वॉइस कॉल से भी समझ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाकर प्रस्तुत करता रहूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।